तो नमस्कार, शुरू करते हैं आज सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व एवं विचारधारा की भूमिका के बारे में। वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होने की वजह से जो वर्तमान स्थिति है उससे असंतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं, तो वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होने की वजह से लोग अपने आप को सामाजिक आंदोलन प्रारंभ करने हेतु संगठित कर लेते हैं। जो चीज़ वर्तमान में है वह उनसे खुश नहीं है या उनसे असंतुष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक आंदोलन है वो शुरू हो जाता है। वह इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, परंतु इसको बदलने के लिए उपलब्ध साधनों से वह संतुष्ट नहीं होते। जो साधन है उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होते, जो बदलने के लिए ज़रूरी है। प्रभावित समूह को सक्रिय बनाने में इस असंतोष का सक्रियकरण योगदान देता है। असमानताओं, भेदभाव तथा वंचन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए लोगों के एकजुट होने के प्रयास से सामाजिक आंदोलन गठित होता है। लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन गठित होता है। वृहद स्तरीय सामूहिक सक्रियकरण के फलस्वरूप सुपरिभाषित विचारधारा तथा नेताओं वाले संगठित आंदोलन हुए हैं, जो अनेक समाजों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। सामाजिक आंदोलन के उदय से संबंधित पूर्ववर्ती भागों में विवेचित 3 कारकों के अतिरिक्त सामाजिक आंदोलन के उद्भव एवं निरंतर संचालन में योगदान देने वाले दो कारक और हैं। ये कारक नेतृत्व एवं विचारधारा है। तो आइए हम इनका अलग अलग अध्ययन करें। तो नेतृत्व मतलब होता है लीडरशिप, जिसे कहते हैं नेता है तो उसका लीडर कौन होगा उस नेता का, तो यही बात है नेतृत्व। कोई भी सामाजिक आंदोलन केवल इसलिए अकस्मात प्रारंभ नहीं होता, मतलब ऐसे ही नहीं शुरू हो जाता सामाजिक आंदोलन, क्योंकि हजारों लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी कोई साझी समस्या है, एक समस्या है सभी की। सामाजिक आंदोलन का अध्ययन करते समय निस्संदेह ये पाया जाता है कि किसी भी आंदोलन की प्रारंभिक अथवा उससे बाद की अवस्था में एक व्यक्ति अथवा किसी लघु समूह ने अन्य लोगों को आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया है। पूर्व चर्चित अधिकांश आंदोलनों में ये देखा गया है, काफ़ी आंदोलन हैं उनमें देखा गया कि उनकी मुख्य रूपरेखा किसी नेता द्वारा बनाई गई थी। जो मुख्य बात की जाए, मुख्य रूपरेखा तो किसी नेता द्वारा बनाई गई थी। राजवंशीय क्षत्रिय आंदोलन पंचानन ठाकुर के नेतृत्व में हुआ था, जिसने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि राजवंशी क्षत्रिय थे। तो लीडर कौन था उस समय? पंचानन ठाकुर। और उन्होंने क्या कहा कि हम राजवंशी क्षत्रिय थे। उसने लोगों को इस मांग के इर्द गिर्द सक्रिय कर दिया। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व पश्चिमी बंगाल में चारू मजूमदार, कनू सन्याल तथा जुगल सन्याल के हाथों में था, तथा आंध्र प्रदेश में एन पटनायक, चंद्रपुला रेड्डी और नागी रेड्डी के हाथों में था। बाद में आंध्र प्रदेश में नेतृत्व सीतारमैया के हाथों में चला गया। देश के विभिन्न भागों में महिला आंदोलन के भी अनेक नेता हैं। जो महिला आंदोलन है उसके भी कई नेता हैं। इसी तरह केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन के प्रमुख नेता श्री नारायण गुरु थे। इस आंदोलन की विशेषता एक ऐसा सामूहिक नेतृत्व है जिसमें विभिन्न प्रकार के अभियानों के माध्यम से विभाजन किया गया था। आंदोलन के लिए नेता महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी आंदोलन के लिए अगर बात की जाए नेता, तो वो महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मुद्दों को स्पष्ट करते हैं कि हमने कौन सा मुद्दा रखना है, ये वही स्पष्ट करते हैं तथा आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं। आंदोलन को नेता मार्गदर्शन देते हैं। जो नेता होता है वो मार्गदर्शन देता है कि क्या करना है क्या नहीं। ये लोग आंदोलन को लोगों का अनुशासनहीन तथा दिशाहीन जनसमूह बनने से रोकते हैं। कि जो अनुशासनहीन मतलब कोई अनुशासन नहीं कर रहा है या किसी भी दिशा में जा रहा है, तो इससे रोकते हैं। दिशाहीन जनसमूह बनने से रोकते हैं। यदि किसी आंदोलन में मार्गदर्शन के लिए नेता अथवा नेताओं का समूह नहीं है, तो आंदोलन एक भीड़ के रूप में बिखर कर नष्ट हो जाता है। एक जिस प्रकार एक भीड़ होती है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो कुछ पता ही नहीं चलता अगर नेता ना हो तब।
तो आंदोलन में एक नेता की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण रखती है, यह महत्वपूर्ण है। नेतृत्व के महत्व का तात्पर्य यह नहीं है कि नेतृत्व ही सब कुछ है, कि सिर्फ लीडर ही सब कुछ है और अन्य लोगों की आंदोलन में कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती तथा वह मात्र नेताओं द्वारा संचालित होते हैं। इसके विपरीत नेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों के विचारों को प्रतिनिधित्व करें, मतलब सामने रखें लोगों के विचारों को। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सामाजिक आंदोलन तब उठ खड़े होते हैं जब कोई ठोस समस्या हो और लोग उसके बारे में चैतन्य हो, कोई ठोस समस्या हो और काफ़ी मात्रा में लोग उसके बारे में चैतन्य हो, जागरूक हों। इस प्रकार नेता इन समस्याओं को समझने में सक्षम होते हैं। नेता का काम समस्या को समझना तथा समझाना होता है। कोई लीडरशिप कोई और आ गया तो उसको समझाना होता है कि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं समझना एवं समझाना होता है। नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वह आंदोलन के भागीदारों के विचारों को मुखरित करें, जो आंदोलन है उसके भागीदारों के विचारों को सामने रखें, मुखरित करें। ये असंभव है कि सभी लोग अपने विचारों को एक समय में ही अभिव्यक्त करें। ऐसा होगा तो चारों ओर अस्त व्यवस्था फैल जाएगी। नेता का प्रयास होता है कि वह विचार एक संगठित रूप से प्रस्तुत हो, जो विचार है वो संगठित एकजुट होकर प्रस्तुत हो। इसी के साथ साथ किसी भी आंदोलन के नेतृत्व की यह कोशिश होती है कि लोग उनके विचारों से प्रभावित हों। आंदोलन के बारे में नेता के अपने विचार होते हैं कि वह आंदोलन क्या शक्ल लेगा, इसकी मांगों की प्रकृति क्या होगी, तथा नेतृत्व में दो तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं। एक और स्थिति और मुद्दे के अनुरूप अपनी समझ नेता का काम नेतृत्व प्रदान करना है। दूसरी ओर नेता का काम यह भी है कि भागीदारी व्यक्तियों के विचारों को अपना कर उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। किसी भी आंदोलन का स्थायी नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें ये दोनों बातें हों। यदि कोई नेता किसी आंदोलन में भागीदारी व्यक्तियों के विचारों को शामिल किए बिना अपने विचारों को थोपने का प्रयास करे, मतलब उन लोगों के विचारों को ना समझे और अपनी कोई विचारधारा उसकी है उस लीडर की, तो वो उन लोगों पर थोपने की कोशिश करे, तो ऐसे आंदोलन के टूटकर बिखर जाने की संभावना होती है। ऐसे आंदोलन जो होते हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि नेतृत्व भागीदारी व्यक्तियों के विभिन्न विचारों पर ही निर्भर करे और अपने विचारों को काम में नहीं ले तो भी ऐसी स्थिति आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी जनता के ही विचारों को ही सामने रखें, अब आपके कुछ विचार है ही नहीं है, तो इस प्रकार भी बिखरने की स्थिति हो जाती है। इसलिए दोनों के विचारों को लेकर चलना होता है, विचार उद्देश्य एक ही होना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे दोनों के विचार मायने रखते हैं। अंततः ये स्पष्ट है कि किसी भी सामाजिक आंदोलन को विकसित करने उसकी रूपरेखा तय करने में नेतृत्व आवश्यक है। लीडरशिप किसी भी आंदोलन में उसकी रूपरेखा तैयार करने में नेतृत्व एक लीडर की बहुत आवश्यकता होती है, नेतृत्व की आवश्यकता होती है। लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं से ही निर्धारित होता है कि आरक्षण विरोधी अथवा आरक्षण समर्थक आंदोलन के संदर्भ में इसका अर्थ ये होगा कि लोगों से संबंधित समूह के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हों। महिलाओं के आंदोलन के लिए इसका अर्थ होगा कि समाज में महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता तथा कम उत्पीड़न देने वाले सामाजिक प्रतिबंध हों। इसके साथ साथ जैसे छेड़खानी की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कम उत्पीड़न देने वाले सामाजिक प्रतिबंध हों। इसके साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाएगी, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का निश्चय आंदोलन द्वारा प्रदत्त नेतृत्व ही करेगा। इस प्रकार हमने ये देखा कि समान उद्देश्य वाले सामाजिक आंदोलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यनीतियाँ अपनाते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं विचारधारा के बारे में। किसी भी आंदोलन में
विचारधारा जो है वो बहुत मायने रखती है कि आपकी किस उद्देश्य से आप इस आंदोलन में हैं, विचारधारा क्या है। तो विचारधारा के बारे में जानते हैं। किसी भी सामाजिक आंदोलन की प्रकृति को निर्धारित करने में नेतृत्व की भूमिका के अतिरिक्त, इसको छोड़ के इनके अतिरिक्त एक अन्य आवश्यक कारक है जिसे विचारधारा कहा जाता है। किसी भी आंदोलन के अनेक महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं जिनका निर्धारण उस आंदोलन के पीछे निहित विचारधारा करती है। तो आइए विचारधारा के बारे में और अच्छे से जानते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जनसंख्या किसी आंदोलन की ओर इसलिए आकर्षित हो क्योंकि उन्हें उससे बेहतर सुविधाओं का आश्वासन मिलता है। आंदोलन के साथ लोग को प्रतिबंध करने के लिए कुछ इससे अधिक विशेष प्रयास की ज़रूरत होती है। लोग किसी आंदोलन को केवल इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वे नेता विशेष को बहुत चाहते हैं, इसलिए नहीं अपनाते कि वो नेता को बहुत चाहते हैं। सामान्यतः लोग नेता का अनुगमन इस आधार पर करते हैं, उनको फॉलो इस आधार पर करते हैं कि नेता ने किन मुद्दों का प्रतिनिधित्व किया है, किन मुद्दों को उठाया है, इसलिए वो नेता के पास जाते हैं। अर्थात सामाजिक आंदोलन के अर्थात उसने लोगों के सामने किन विचारों को रखा है ये मायने रखता है। बेहतर रहन सहन की सुविधाओं और सामाजिक जीवन के अवसर के आश्वासन से लोग थोड़े समय के लिए तो आकर्षित हो सकते हैं। थोड़े समय के लिए अगर कोई ऐसी प्रलोभन देता है, कोई ऐसी ही थोड़े दिनों के लिए लोग आकर्षित हो सकते हैं, किंतु आंदोलन में उनकी रुचि लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अधिक विशेष तत्व की आवश्यकता होती है। एक जटिल, एक कह सकते हैं एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो सभी लोगों पर प्रभाव डालता हो। और ये विशेष तत्व विचारधारा है कि विचारधारा से ही व्यक्ति को एक जुट में एक संगठित रूप से किया जा सकता है। आंदोलन को दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक चलाने में विचारधारा की विशिष्ट भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं। विचारधारा से हमारा सही क्या तात्पर्य है। बहुत सरल रूप से विचारधारा लोगों के समूह द्वारा माने जाने वाले विश्वास की एक व्यवस्था है। जो लोगों के समूह जो मानते हैं, विचारधारा लोगों के समूहों द्वारा माने जाने वाले विश्वास की एक व्यवस्था है। वह स्थिति को समझने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त ये लोगों के लिए अपनाई गई क्रियाओं को वैधता प्रदान करती है कि वो सही कर रहे हैं। इस प्रकार जैसे किसी आंदोलन के मार्गदर्शन हेतु नेतृत्व आवश्यक है, किसके मार्गदर्शन हेतु नेतृत्व आवश्यक है, उसी प्रकार विचारधारा भी आवश्यक होती है, क्योंकि ये लोगों को उनकी क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करती है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्रियाओं का औचित्य सिद्ध करती है। बिना विचारधारा के कोई भी किसी सामाजिक आंदोलन की शायद ही कल्पना कर सकता है। मतलब बिना विचारधारा के कोई आंदोलन हो ही नहीं सकता। उसमें कोई न कोई विचारधारा है, कोई न कोई उद्देश्य उनका ज़रूर होता है, तभी कोई न कोई आंदोलन जो होता है वो खड़ा होता है। आइए अब हम उपरोक्त कारकों को कुछ उदाहरणों द्वारा समझें। जो हमने पीछे पढ़ा आंदोलन के विचारधारा के बारे में, उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब महिलाएं समाज में असमानता की समस्या का अनुभव करती हैं, असमानता मतलब जैसे छेड़खानी या कोई भी ऊंच नीच ऐसा कुछ भी, तो जब असमानता की समस्या का अनुभव करती हैं तो वह समाज में विद्यमान इस समस्या से जूझने के लिए एक सामाजिक आंदोलन संगठित करती हैं। ये सामूहिक क्रिया का क्या स्वरूप लेती है, ये सामूहिक क्रिया क्या स्वरूप लेती है, इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या को किस प्रकार अनुभव किया जाता है। क्या असमानता की समस्या को पुरुष महिला के बीच सामाजिक संबंधों की समस्या के रूप में देखा जाएगा, जिसमें पुरुष पर आक्षेप करने व संघर्ष करने से हल निकलेगा, या इससे सामाजिक मूल्यों में निहित समस्या के रूप में देखा जाएगा कि एक समस्या है, क्या इस प्रकार देखा जाएगा और इसका हल इन मूल्यों को बदलने से होगा। इसी प्रकार एक ही समस्या की अन्य व्याख्याएं हो सकती हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की गई क्रियाएं भी व्यापक होती हैं, बड़ी होती हैं। कुछ लोगों ने हिंसात्मक साधनों के प्रयोग को भ्रष्ट शक्ति माना है, जबकि कुछ अन्य ने इसे आवश्यक साधक माना है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंसा बुरी बात है, लेकिन कुछ कहते हैं कि हिंसा ज़रूरी है इसको ख़त्म करने के लिए, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए। समस्या तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों को पहचानने में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं सामाजिक आंदोलन में मिलती हैं। डिफरेंस
विभिन्नताएं मिलती हैं, सामाजिक आंदोलन में मिलती हैं, जिन्हें विचारधारा निर्धारित करती है। विचारधारा जो है वो ही निर्धारित करती है। अंततः विचारधारा सामाजिक समूहों तथा व्यक्तियों के उद्देश्यों, जो सामाजिक समूह है, जो आंदोलन में कह सकते हैं समूह बना है, ग्रुप बना हुआ है, और व्यक्तियों के उद्देश्यों, साधनों, व्यवहारिक गतिविधियां के स्वरूप को निर्देशित करती है। ये विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक आदर्श के लिए औचित्य प्रदान करती है। हमें ये देखने को मिलता है कि समान उद्देश्यों वाले अनेक सामाजिक आंदोलन इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं। उनका उद्देश्य एक होता है लेकिन वो तरीका अलग अलग अपनाते हैं। नक्सलवादी आंदोलन एवं भूदान आंदोलन दोनों का समान उद्देश्य था। जो नक्सलवादी आंदोलन था और भूदान आंदोलन था, इनका जो उद्देश्य था वो समान था कि ग्रामीण निर्धनों की समस्या से निपटने में सहायता की जाए। जो ग्रामीण निर्धन है, गरीब लोग हैं, इसकी समस्या से निपटने के लिए सहायता की जाए। भूदान आंदोलन ने एक शांतिपूर्ण तथा अहिंसक, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करके अहिंसक पद्धति को अपनाया शांतिपूर्ण तरीके से। इसने धनी भूपतियों से अपनी अतिरिक्त भूमि को ग्रामीण निर्धनों को दान करने की अपील द्वारा निर्धनों को भूमि का वितरण कराना चाहा कि गरीबों को भूमि बांट दी जाए। दूसरी ओर बात की जाए तो नक्सलवादी आंदोलन ने अधिक बलपूर्वक साधन अपनाए। इनकी मान्यता थी कि भूपति निर्धनों के शत्रु हैं। जो बड़े बड़े भूपति हैं, कह सकते हैं जमींदार, अभिजन, ये कहीं न कहीं निर्धनों के शत्रु हैं, गरीबों के दुश्मन हैं। अंततः निर्धनों की सहायता का एकमात्र तरीका उनके शत्रुओं को समाप्त करना था। एकमात्र तरीका है कि उन्हें समाप्त कर दिया जाए, उन भूपतियों को। दोनों आंदोलनों ने अपनी क्रियाएं को उचित ठहराया। एक ने शांतिपूर्ण तरीके से किया, हिंसात्मक नहीं, अहिंसक, और दूसरा जो था उन्होंने कैसे किया, लड़ाई झगड़े, कह सकते हैं हिंसात्मक। अंततः हमने देखा कि किस प्रकार समान उद्देश्य होते हुए भी विचारधारा एक सामाजिक आंदोलन को अन्य सामाजिक आंदोलन से कैसे भिन्न कर सकती है। एक ने शांति का रास्ता अपनाया तो दूसरे ने कट्टरता का रास्ता अपनाया, लेकिन जो उनके उद्देश्य थे वो समान थे, निर्धन को उसकी भूमि प्रदान करना। उपरोक्त विषयों को स्पष्ट करने के लिए आइए हम एक अन्य उदाहरण लें। पर्यावरण संरक्षण के आंदोलनों ने अनेक मार्ग अपनाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक आंदोलन अपनाए गए। इन विभिन्न आंदोलनों के उद्देश्य समान थे। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, ये जो उद्देश्य था इनका एक ही था कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण होना चाहिए, उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। परंतु पर्यावरण किस प्रकार संरक्षित किया जाना चाहिए इसके बारे में मतभेद है। सुंदरलाल बहुगुणा एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब लीडर हैं। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम में लिख भी सकते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी है। वह पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों के बचाव पर बल दे रहे हैं। कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आपने जाना होगा चिपको आंदोलन, बहुत ही फेमस कह सकते हैं, तो चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है तथा यह उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में पेड़ों की कटाई रोकने में प्रभावी सिद्ध हुआ। इस आंदोलन की यह मान्यता भी है कि यदि पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो उद्योगों की वृद्धि को रोका जाना चाहिए। अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो जो उद्योग हैं उसकी वृद्धि को रोका जाना चाहिए। हर जगह उद्योगों को स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उद्योग पर्यावरण को नष्ट कर देंगे तथा अंत में स्थानीय जनसंख्या को भी नष्ट कर देंगे। जो स्थानीय जनसंख्या है, जो उसके आसपास रहती है उद्योगों के, उसको भी नष्ट कर देगी। दूसरी ओर उसी क्षेत्र में वन संरक्षण के समान उद्देश्य वाला एक अन्य आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चल रहा है। चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में लीडरशिप में चल रहा है और इसका नाम भी चिपको आंदोलन है। भट्ट वाले इस आंदोलन के साधन बहुगुणा वाले चिपको आंदोलन से कुछ अलग है, कुछ भिन्न है।
भट्ट के आंदोलन की यह मान्यता है कि इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए लघु उद्योगों, छोटे उद्योगों को अनुमति मिलनी चाहिए। ये आंदोलन इस बात पर महत्व देता है कि वन आवश्यक है, परंतु यदि लोगों को वन से जुड़े व्यवसाय उपलब्ध नहीं हुए तो लोग आजीविका कमाने के लिए पेड़ों को काटने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो मतलब जरूर हमें रोजगार दिलाना लोगों को ज़रूरी है, नहीं तो जो लोग हैं वो उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे। इसलिए छोटे उद्योगों को उन्होंने अनुमति दी कि इसको चलना चाहिए। ये आंदोलन इस बात का महत्व देता है कि वन आवश्यक है, परंतु यदि लोगों को वन से जुड़े व्यवसाय उपलब्ध नहीं हुए तो लोग आजीविका कमाने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे, बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। ये आंदोलन औद्योगिकरण को आधुनिकीकरण के रूप में एक रूप की तरह समझता है, लेकिन साथ में भट्ट ये चाहते हैं कि औद्योगिकरण में नियमितता होनी चाहिए। इस मुद्दे पर चिपको आंदोलन के दो रूपों में भिन्न भिन्न मत हैं, अलग अलग मत हैं। इन दोनों आंदोलनों में भिन्नता वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है। यद्यपि दोनों ही आंदोलन अपनी बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े प्रयुक्त करते हैं। इन क्रियाओं के निर्धारण तथा स्थिति के विश्लेषण में विचारधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि जो उनकी विचारधारा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मुद्दे पर चिपको आंदोलन के दो रूपों में भिन्न भिन्न मत हैं। इन दोनों आंदोलन में भिन्नता वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है। यद्यपि दोनों ही आंदोलन अपनी बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े प्रयुक्त करते हैं। इन क्रियाओं के निर्धारण तथा स्थिति के विश्लेषण में विचारधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो विचारधारा है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भट्ट के आंदोलन की मान्यता है कि औद्योगिकरण प्रगति का एक स्वरूप है, जबकि इस बारे में बहुगुणा वाले आंदोलन के भिन्न विचार हैं। दोनों आंदोलन विचारधारा के आधार पर अपनी अपनी पद्धति को उचित ठहराते हैं कि उनके अनुसार हमारी पद्धति है वो सही है। हम इसे अच्छा कहते हैं, तुम इसे अच्छा कहते हो, दोनों के कहीं ना कहीं सही है। एक आंदोलन को दूसरे आंदोलन से भिन्न मतलब अलग करने के अतिरिक्त विचारधारा आंदोलन को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। सामाजिक आंदोलन को ये साधारण दृष्टांत से अलग करती है। जब भी लोग वंचित महसूस करते हैं उन्हें सक्रिय किया जा सकता है, परंतु आंदोलन को निरंतर चलाने के लिए आवश्यक क्रियाओं हेतु उन्हें कुछ मान्यता की आवश्यकता होती है। जब राजवंशियों ने अनुभव किया कि उन्हें निम्न माना जा रहा है, जब राजवंशी जो थे उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें निम्न मतलब नीचा माना जा रहा है, तो क्षत्रिय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। परंतु आंदोलन को बनाए रखने के लिए उन्हें इस मान्यता की अन्य लोगों द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता थी कि अन्य लोग भी इसको स्वीकार करें। स्वीकृति की आवश्यकता थी कि वे वास्तव में मूल रूप से उच्च जाति के थे। ये भी वो चाहते थे कि अन्य लोगों को भी ये हो कि वे उच्च जाति के हैं। अंततः हमने देखा कि विचारधारा सामाजिक आंदोलन को एक महत्वपूर्ण अंग है। जो विचारधारा है वो सामाजिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये आंदोलन की अभिव्यक्ति करती है, इसे बनाए रखती है तथा इसका समाधान प्रस्तुत करती है। नेतृत्व एवं विचारधारा दोनों अप्रिय है, क्योंकि नेतागण वैचारिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। विचारधारा कह सकते हैं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी आंदोलन के लिए। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलनों का जीवन चक्र। सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व एवं विचारधारा की निर्णायक भूमिका के विवरण के पश्चात आइए अब हम उन अवस्थाओं को बताएं जिनसे एक सामाजिक आंदोलन गुजरता है। वो अवस्थाएं क्या हैं जिनसे सामाजिक आंदोलन गुजरता है। बस ये यहीं तक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रथम अवस्था समाज में विद्यमान सामाजिक असंतोष को प्रतिबिंबित करती है। लगभग सभी सामाजिक आंदोलनों का आधार सामाजिक
असंतोष की समस्या में होता है। जो समस्या है वही उसका आधार होता है कि इसको खत्म किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप सामूहिक तनाव बनने लगता है। इस अवस्था के उपरांत दूसरी अवस्था आती है जिसमें समाज में सामूहिक उत्तेजना दिखाई देती है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी समस्या साझी है, एक जैसी है, कुछ विशिष्ट सामाजिक स्थितियों को विपत्ति के मूल कारण के रूप में पहचान लिया जाता है तथा उत्तेजना प्रारंभ हो जाती है उस आंदोलन के प्रति। मतलब लोग खड़े हो जाते हैं उस आंदोलन के लिए। आंदोलन को समर्थन व मार्गदर्शन विचारधारा मिलने लगती है। लोग चारों ओर उत्तेजना व आक्रोश उमड़ता है, गुस्सा भी आता है। जब कोई बुरी चीज़ है तो कहीं ना कहीं आंदोलन में बढ़ चढ़ के लोग आते हैं। तो चारों ओर उत्तेजना व आक्रोश उमड़ता है। प्राय ये काल संक्षिप्त होता है तथा शीघ्र ही क्रिया में बदल जाता है। काम में तुरंत, मतलब कह सकते हैं ये उमड़ता है, लोग बहुत बड़ी संख्या में इसमें आ जाते हैं और यह आंदोलन कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। तीसरी अवस्था औपचारिकरण की अवस्था होती है। यद्यपि प्रवासी आंदोलन जैसे कुछ आंदोलन औपचारिक संगठनों के बिना ही कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं। इस अवस्था में पदाधिकारियों, जो पदों पर बैठे हैं बड़े बड़े पोस्ट पे, तो पदाधिकारियों की एक श्रृंखला स्थापित की जाती है। नेतागणों व अनुयायियों में काम का बंटवारा किया जाता है कि नेतागण ये काम करेंगे, अनुयायी ये काम करेंगे, बंटवारा किया जाता है। चंदा या कोष अधिक सुव्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया जाता है। चंदा वह विचारधारा पहले की अपेक्षा और स्पष्ट हो जाती है। नेतागण विचारधारा को स्पष्ट करते हैं जिसके अंतर्गत वह लोगों को उनके साझे असंतोष का स्मरण कराते हैं। विरोधियों को पहचानने का कार्य करते हैं कि विरोधी कौन है तथा आंदोलन के उद्देश्य बताते हैं। विरोध एवं कार्यकलापों के कार्यनीति तथा दाव पेज बनाए जाते हैं तथा अपने आंदोलन के लिए उठाए गए कदमों के लिए नैतिक औचित्य स्थापित किया जाता है। चौथे की बात की जाए चौथी अवस्था आंदोलन को संस्थागत रूप देती है। एक संस्थागत रूप देने की है। आंदोलन एक सुनिश्चित विन्यास के रूप में स्पष्ट हो जाती है। आंदोलनकर्ताओं का स्थान कौशल नौकरशाह ले लेता है। भवन एवं कार्यालय स्थापित किए जाते हैं। आंदोलन के उद्देश्यों को समाज में मान्यता मिल जाती है। जो भी इस आंदोलन का उद्देश्य है उसमें कहते हैं समाज में मान्यता मिल जाती है। यह काल अनिश्चित समय तक चलता रहता है, मतलब कोई इसका फिक्स टाइम नहीं होता है। अनिश्चित, कोई फिक्स टाइम नहीं, लंबे समय तक चल सकता है। पांचवी बात की जाए पंचम अवस्था, तो पांचवी अवस्था आंदोलन भंग करने की अवस्था होती है कि आंदोलन को भंग कैसे किया जाए। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे समय के विभिन्न मोड़ों पर विभिन्न आंदोलन अलग अलग परिणाम तक पहुंचकर समाप्त होते हैं। कुछ आंदोलन पहले ही समाप्त हो जाते हैं जबकि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के उपरांत भंग होते हैं। जब उनका उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तब वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। पहले आंदोलन, कभी कभी आंदोलन विशेष के नेताओं के मध्य मतभेद होने के कारण आंदोलन में विभाजन हो सकता है, जिसमें प्रत्येक समूह की अपनी विचारधारा तथा कार्यकलापों का आयोजन होता है। केवल थोड़े आंदोलन ही पूर्ण स्थानीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सभी आंदोलन उपरोक्त चर्चित सभी अवस्थाओं से गुजरे, परंतु सभी सामाजिक आंदोलनों के बारे में निश्चय ही कहा जा सकता है कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कोई भी परिवर्तन होता है तो सामाजिक आंदोलन कहीं न कहीं प्रमुख भूमिका होती है। परिवर्तन की दर को तीव्र करने में मदद करता है। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, घिसा पीटा चल रहा है, तो अगर आंदोलन हो जाता है तुरंत परिवर्तन हो जाता है। लोगों के जीवन के नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित करता है। तो आपने इसमें पढ़ा, समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विकास, नियोजन एवं परिवर्तन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।